हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी एकदम भला चंगा हूँ। आज के इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ऑपरेशंस प्लानिंग। ऑपरेशंस प्लानिंग के अंदर मल्टीपल चैप्टर्स हैं, लगभग 7 चैप्टर आपके पास हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो हम लोग इन 7 चैप्टर्स में से बेटा एक एक करके सबको निपटाएंगे, राइट। हर एक चैप्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट और अलग है। जैसे डिमांड फोरकास्टिंग आज हम लोग करने वाले हैं, फिर कैपेसिटी प्लानिंग, फैसिलिटी लेआउट, resource aggregate planning, material requirement planning, manufacturing resource planning और economic batch quantity. These are some of your chapters under chapter number 2 itself. तो ये आप यूनिट बोल लो, ये चैप्टर नंबर 2 का पार्ट बोल लो, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं बेटा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, विच इज डिमांड फॉरकास्टिंग। अभी डिमांड फॉरकास्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि डिमांड फॉरकास्टिंग मिलके बनता है दो चीजों से, एक डिमांड और एक फॉरकास्टिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? तो डिमांड इज बेसिकली अ डिजायर या विल टू बाय। अच्छा, सेकंड चीज एट अ मार्केट रेट, थर्ड हैविंग परचेजिंग पावर। तो अगर डिमांड की हम लोग बात करते हैं तो एक चीज को डिमांड जब ही माना जाता है जब आपके पास उसकी डिजायर हो सबसे पहले तो, और साथ साथ विल हो। डिजायर हो या विल हो मतलब इच्छा हो या इच्छा शक्ति की वजह से आप कुछ चीज खरीदना चाहते हैं। अच्छा, आप जो मार्केट में जिस रेट पे बिक रहा है उसमें खरीदना चाहते हैं, और उसके साथ साथ वो मार्केट प्राइस पे करने की आपकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए। दैट मीन्स यू हैव अ परचेजिंग पावर। अगर मैं आज सोच रहा हूं कि मैं लैम्बोर्गिनी खरीद लूं, तो क्या मैं वो चीज की डिमांड कर रहा हूं? आंसर इज नो, क्योंकि लैम्बोर्गिनी खरीदने की मेरे पास डिजायर तो है, विल तो है, मार्केट रेट पे भी खरीदने को तैयार हूं, बट परचेसिंग पावर नहीं है। तो डिमांड जब भी मानी जाएगी जब ये तीनों चीजें फुलफिल होती हैं। इट इज वेरी 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 बेसिक थिंग फॉर यू, राइट। चलो, डिमांड आपको समझ में आया। इसके बाद समझ लेना डिमांड दो तरीके से हमारे इंस्टीट्यूट ने हमको बताई है, पहला कंज्यूमर प्रोडक्ट और दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट जो कंज्यूमर यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जिससे प्रोडक्शन होता है, और बाकी कंज्यूमर गुड्स का। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे क्या आएगा, मशीनरी आ जाएगा बेटा। कंज्यूमर गुड्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, मोबाइल फोन, राइट। तो मोबाइल फोन बनाने वाली मशीनरी इंडस्ट्रियल, मोबाइल खुद कंज्यूमर प्रोडक्ट, ओके। अच्छा, फॉरकास्टिंग हमारे लिए जो मेन चीज है, फॉरकास्टिंग का मतलब क्या है देखिए, फॉरकास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर इवेंट्स और रिक्वायरमेंट बेस्ड अपॉन पास्ट डेटा। अब देखो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना, फॉरकास्टिंग कम ऑन विद मी। फॉरकास्टिंग मींस व्हाट? फॉरकास्टिंग मींस द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन, एस्टिमेशन ऑफ व्हाट? फ्यूचर इवेंट और रिक्वायरमेंट। हम लोगों को फ्यूचर बताना है बेस्ड अपन पास्ट, दिस इज नोन एज फॉरकास्टिंग। और फॉरकास्टिंग के लिए सोर्स जो होते हैं बेटा, वो हमारे पास ये सोर्स हो सकते हैं, ठीक है। सोर्स मतलब हम फोरकास्टिंग किसके बेस पे करेंगे सर? पास डेटा के बेस पे। वो पास डेटा कहाँ से आएगा सर? वो पास डेटा इन जगहों से आता है। जैसे मार्केट सर्वे करके आप पास डेटा उठा सकते हो। जैसे मान लो लोगों को क्या पसंद है, या पिछले कुछ समय में लोग क्या पसंद करना चाह रहे हैं। अभी अगर मैं उनको दो ऑप्शन दूं, जैसे मैंने उनको एक ऑप्शन दिया कि आप वायर्ड हेडफोन पसंद करेंगे या आप वायरलेस पसंद करेंगे, तो मैं ये देखूंगा कि पास डेटा के हिसाब से 100 लोगों से अगर पूछा जाए तो कितने लोग वायर्ड की तरफ गए, कितने वायरलेस की तरफ गए। दिस इज नोन एज मार्केट सर्वे। Now, based upon this data, past data, I will be forecasting or basically estimating the future. अब देखो, एक तो होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हैज नो बेस, राइट। उसमें क्या होता है कि आप अंदाजा मार रहे हो। जैसे मैं अंदाजा मारूं कि भाई आने वाले 5 साल में मोबाइल फोन जो है, वो भी मोबाइल फोन वो वाले बिका करेंगे जो फ्लिप वाले हुआ करेंगे। अभी भी फ्लिप बिकते हैं, लेकिन बाद में ज्यादा फ्लिप बिकेंगे। तो मेरा अंदाजा है विदाउट रेलिवेंट डेटा एनालिटिक्स और डेटा थी, राइट। लेकिन अगर मैं यही काम डेटा के साथ करता हूं तो दिस इज नोन एज फोरकास्टिंग। और वो डेटा कहां से आएगा बेटा? वो डेटा आएगा, पास डेटा जो होगा वो आएगा मार्केट सर्वे से, मैंने तुम्हें बता दिया। इसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियन। सर, एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होता है? कभी कभार हमारे पास इंडस्ट्री में कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पुराने हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री प्रो। तो वो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हमें बहुत बार एडवाइस करते हैं कि व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री, सॉरी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री। सपोज मेरे पास अभी एक रिमोट है जो ब्लूटूथ से काम करता है। अब इस इंडस्ट्री का पर्टिकुलर जो एक्सपर्ट होगा, एक्सपर्ट का मतलब जो पहले से इस इंडस्ट्री में है, वो अपना ओपिनियन दे सकता है कि भाई मैं आने वाले 50 सालों में, नेक्स्ट 50 ईयर्स में मैं इसको कहाँ देखता हूँ। तो मुझे एक बेस दे देगा कि भैया ऐसा ऐसा हो सकता है, उस बेस पे फिर मैं प्रोडक्शन करूंगा। इसके बाद सेल्स फोर्स डेटा। देखो, मार्केट सर्वे अलग हो गया, एक्सपर्ट ओपिनियन अलग हो गया। सेल्स फोर्स डेटा का मतलब क्या हो गया कि भाई हमारे जो लोगों ने जाके सेल्स करी है, जो हमारे सेल्स एम्प्लॉय ने जाके, सेल्स एजेंट ने जाके एम्प्लॉय करी है, उनके पास भी कोई डेटा होगा कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या पसंद नहीं कर रहे। सपोज करो मैंने एक प्रोडक्ट की 100 यूनिट बेची और वहां से 80 यूनिट्स वापस आ गई, रिजेक्ट हो गई या रिटर्न हो गई, जो भी हुआ। तो मुझे क्या समझ में आता है इस इनसाइट से? मुझे यहाँ से ये इनसाइट मिलती है, ये इनसाइट मिलती है इस डेटा से कि फ्यूचर जो होने वाला है वो इसका उतना नहीं है, लेस फेवरेबल है।
मुझे कैसे पता चला बेटा? क्योंकि सेल वाले बंदे ने मुझे बताया कि ये रिटर्न बहुत ज्यादा हो रहा है और सेल्स फोर्स की रिपोर्ट के हिसाब से रिटर्न होने वाला प्रोडक्ट फॉरकास्टिंग में भी कम ही आएगा। इसके बाद इंडस्ट्री रिपोर्ट्स। इंडस्ट्री जैसे जैसे चेंज होती है तो वो भी अपनी रिपोर्ट निकालते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में क्या हुआ। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी रिपोर्ट निकालती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रिपोर्ट निकालती है कि भैया इस बार हमारे सेक्टर में क्या ग्रोथ रही ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ओवरऑल इंडस्ट्री में लोग कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है कितना नहीं है, उससे भी हम लोग फॉरकास्ट पूरा इंडस्ट्री का भी कर सकते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मान लो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 6% है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर इस बार हमारे भारत के अंदर 5,000 गाड़ियां बिकी हैं तो अगली बार 5,000 प्लस 5,000 का 6% गाड़ियां बिकेंगी। Now this is something as known as forecasting. रिटेल सेल्स डेटा। सर रिटेल सेल्स और सेल्स फोर्स एक ही तरह आप मान लो सोर्स होते हैं, बट रिटेल वाला और डिटेल्ड होता है। रिटेल वाला मतलब काउंटर से जो सेल हुई है उसका डेटा, सेल्स मतलब ओवरऑल। ठीक है, तो आपके पास ये सारे सोर्सेज रहते हैं बेटा फॉरकास्टिंग के। फॉरकास्टिंग आपको समझ में आ गया होगा। इट इज एन प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन फ्यूचर इवेंट्स और रिक्वायरमेंट बेस्ड अपॉन पास्ट डेटा। पास्ट डेटा का सोर्सेज ये हो सकते हैं। अब फॉरकास्टिंग कैन बी डन फॉर तीन चीजों के लिए, शॉर्ट के लिए, मीडियम के लिए और लॉन्ग के लिए। पर्पस अलग अलग है तीनों का। शॉर्ट हम कब करते हैं? जब 1 वीक से 2 मंथ तक का हमको डेटा फॉरकास्ट करना रहता है। ये कब सूट होता है बेस्ट? जहाँ पे फास्ट मूविंग कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स जब सेक्टर जैसे एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, तो वहां पे फास्ट ही फॉरकास्ट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड होती है जनरली लोगों की वो भी फास्ट पेस्ड होती है। तो ऐसी इंडस्ट्री में जो फॉरकास्टिंग यूज होती है बेटा वो शॉर्ट टर्म होती है। ये भी बात आपको याद रखनी है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फॉरकास्टिंग अगर हम बात करते हैं एक एफएमसीजी मार्केट में, तो कौन सी फॉरकास्टिंग यूज करोगे? तो शॉर्ट टर्म करोगे बेटा। एमसीक्यू मैं आपको रेलिवेंटली बता रहा हूं अभी से, जहां से कवर हो सकते हैं। सेपरेटली भी एमसीक्यू हम लोग कवर करेंगे, बट अभी हम लोग अभी हम लोग ध्यान देंगे अपनी पढ़ाई के ऊपर बेटा। ठीक है, देखो इसके बाद एप्लीकेशन बेटा। इसमें हम लोग चलो एफएमसीजी सेक्टर में तो लग गया, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर के अंदर कौन से ऐसे काम है जहां पे हमारा ये शॉर्ट टर्म वाला लग सकता है फॉरकास्टिंग? पहला एप्लीकेशन इन्वेंट्री एस्टिमेशन। भाई एफएमसीजी के लिए स्टॉक का पता लगाना, मतलब कितना स्टॉक उनको रखना चाहिए, कितना स्टॉक उनको जरूरत पड़ेगा फास्ट मूविंग स्टॉक। क्योंकि देखो फास्ट मूविंग इंडस्ट्री है तो यहाँ पे स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। स्टॉक आउट का मतलब लॉस आउट, पूरा आप गए। ये इंडस्ट्री ही पूरी फास्ट मूविंग है तो आपको यहाँ पे स्टॉक रखना पड़ेगा। तो आप फॉरकास्टिंग से एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि लास्ट वीक अगर मेरा जो सेल हुआ है वो मान लो 700 यूनिट्स हुआ है और देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इसको हम लोग ट्रेंड बोलेंगे आगे, कि 10% बढ़ जाएगा अगले महीने क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हैं। तो मैं अगले महीने 770 यूनिट इन्वेंट्री अपनी बना करके रखूंगा। ठीक है। सेकंड, डिस्पैच लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक्स मतलब वहां से माल हमारे पास से पहुंचेगा कैसे वहां तक, उसकी फॉरकास्टिंग हमको करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा ऑर्डर होंगे उतनी ज्यादा हम लोग फिर अपनी फैसिलिटी डिस्पैच वाली लॉजिस्टिक्स की बढ़ाएंगे, उतने ज्यादा लोगों को हायर करेंगे अगर कम होगा तो। उसके बाद वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। ये जो इन्वेंट्री है आपको पता होगा वर्किंग कैपिटल मीन्स व्हाट? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और सिंपल शब्दों में बोलूं तो डेली यूज में, डेली ऑपरेशन में जो पैसा लगता है उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं बेटा, है ना। तो आपको एक बात ये समझनी है कि इन्वेंट्री जो आपको बनानी है इट इज ऑल्सो योर करंट एसेट। और इन्वेंट्री बनाने के लिए बेटा आपको क्या लगेंगे? फंड्स लगेंगे। उन्हीं फंड्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वर्किंग कैपिटल। तो बेस्ड अपॉन इन्वेंट्री हम लोग अपनी वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन करेंगे और पता लगाएंगे कि हमको कितने पैसों की जरूरत है। इसके बाद हम लोग प्रोडक्शन रन प्लान कर लेंगे कि भैया अगर मुझे एक बनाना है 770 यूनिट तो मैं कितने बैचेस में बनाऊंगा उसको, और एक बैच कितना कॉस्ट मुझे करेगा, टोटल करके एस्टिमेशन मेरा पूरा हो जाएगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और अगर कोई दिक्कत है शॉर्ट टर्म में और किसी भी चीज में तो आप मुझे ऑलवेज कनेक्ट कर सकते हैं इन चीजों के लिए। नो वरीज। ठीक है, शॉर्ट टर्म समझ में आया। इसके बाद मीडियम टर्म। मीडियम टर्म क्या रहता है? 3 से 24 महीना। यहाँ पे 1 वीक से 2 महीना था। ठीक है, और यहाँ पे 3 महीने से लेकर 24 महीना मतलब 2 साल तक का। यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जनरली जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, ड्यूरेबल वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह, जो जनरली 2 साल तक एस्टिमेटेड लाइफ उनकी रहती है, ज्यादा भी चल सकते हैं। कंपनी की नजर से वो 2 साल ही रहते हैं ट्रेंड में, मतलब बिकने की वैल्यू अगर देखी जाए तो। अगर एक मोबाइल फोन आया है 2023 में तो कंपनी उसको ऑब्सोल्यूट कर देगी अपनी तरफ से 2025 में, फिर आगे उसकी यूनिट नहीं बेचेगी। आप ऐसे समझना, चलाने को तो आप उसको 2080 तक चला लो, बट मैं वो नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ कंपनी की नजर से, अगर फॉरकास्टिंग की नजर से देखा जाए तो कंपनी बोलेगी भैया 2023 में मॉडल रिलीज करा था तो 2025 तक में ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, मतलब हम लोग उसको आगे नहीं बेचेंगे या आगे हम लोग इसकी सेल नहीं करेंगे क्योंकि हम नया मॉडल लेंगे ऑब्वियसली।
अच्छा, कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए होता है, यहाँ पे हम लोग बजट बनाते हैं, एक्सपेंस ट्रैकिंग करते हैं, डिविडेंड पॉलिसी बनाते हैं, मशीन मेंटेनेंस करते हैं और रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर इनमें से कोई भी नाम दिखता है बेटा एमसीक्यू में और पूछा जाए कौन सी फॉरकास्टिंग, तो बेटा मीडियम टर्म की फॉरकास्टिंग 3 महीने से लेकर 24 महीने तक रहती है। इसका लॉन्ग टर्म आती है। लॉन्ग टर्म में क्या करना रहता है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर के लिए जैसे मुझे कोई मशीन खरीदना है तो मैं फॉरकास्ट करूंगा कि वो मशीन मुझे कितना कॉस्ट लगेगा और कितना बेनिफिट देगा। अगर मेरा बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा होगा जब भी तो मैं उस मशीन को खरीदूंगा ना, तो मैं फॉरकास्टिंग दोनों चीजों की करूंगा। आज ही बैठे बैठे कल का अंदाजा लगाऊंगी। वही अगर मान लो मैंने मशीन खरीद ली तो मुझे मान लो ये साल के 50,000 रुपये कमा के देगी। अब 12 सालों तक कमा के देगी तो 12 पंजे 60 मतलब 6 लाख रुपए मुझे कमा के देगी। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि इसकी टाइम वैल्यू आज कितनी है। टाइम वैल्यू आज कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू जिसको हम लोग बोलेंगे, हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। फिर देखेंगे आज हमारा आउटफ्लो कितना हो रहा है। इसको हम लोग बेटा जानते हैं कैपिटल बस्टिंग के नाम से भी। तो कैपेक्स के डिसीजन सारे कैपिटल बस्टिंग से ही लिए जाते हैं, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फोरकास्टिंग यू कुड से। अच्छा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस जब भी हम लोग उठा रहे हैं जैसे प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, तो हमें फोरकास्टिंग करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं लोन शेड्यूल। कि बेटा अगर आज हमने लोन लिया है 10% पे तो हमारी कितनी ईएमआई बनेगी पूरे टेंड खत्म होने तक, तो ताकि हम लोग को पैसा बचा के अलग से सेव करके रख सकें। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी फोरकास्टिंग चाहिए रहता है। क्या क्या पॉसिबिलिटी रहने वाली है, क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, इवेंट क्या रह सकते हैं, जो हमने सोचा है क्या वो होगा क्या वो नहीं होगा। तो फोरकास्टिंग बेसिकली हेल्प्स अ लॉट इन योर बिजनेस इन 3 टर्म्स, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग। और फोरकास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर इवेंट्स और रिक्वायरमेंट बेस्ड अपॉन पास्ट डेटा। पास्ट डेटा यहाँ से आएगा। फोरकास्टिंग कैन बी डन फॉर शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग। ठीक है, अभी फोरकास्टिंग करने के मेथड क्या है जो हमको बेसिकली समझने और सीखने हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में आएगा और जिसका क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। केवल इंटरमीडिएट में ही नहीं, ये आपको फाइनल में भी देखने को मिलेगा SCM नामक सब्जेक्ट में। तो आपके पास यहाँ पे 2 तरीके के मेथड होते हैं। एक तो क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब बातचीत वाला मेथड, मतलब इसके अंदर बातचीत ही होगी, कोई रिटर्न में काम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, केवल ये वाला मेथड है। ये वाला मेथड का मतलब कि खाली बातचीत होगी आपकी, कोई भी हार्ड कैलकुलेशन कैलकुलेटर वगैरह यहाँ पे नहीं उठाया जाएगा। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, सेल्सफोर्स कॉम्पोजिट और कंज्यूमर सर्वे और डेफली मेथड। अभी देखो ये 3 तो अभी मैं आपको ऊपर समझा चुका फोरकास्टिंग में। यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मतलब क्विक डिसीजन विदाउट एक्सटेंसिव डेटा। जब आपके पास डेटा ही नहीं है, अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आपको क्वालिटेटिव करना पड़ेगा। मतलब मान लो मेरे पास डेटा ना हो तो पास डेटा अगर आपके पास एक्यूरेटली ज्यादा समय का नहीं है, हमें ज्यादा समय का डेटा चाहिए रहता है जब भी हम आगे फॉरकास्ट कर पाएंगे। जैसे 5 साल का डेटा रहेगा तो मैं छठा साल फॉरकास्ट कर पाऊंगा। अगर मेरे पास एक ही साल का डेटा है तो मैं कैसे अगला साल फॉरकास्ट करूँ, इट इज नॉट पॉसिबल ना। दैट इज वाई क्वालिटेटिव यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो ये पर्सनल ओपिनियन और जजमेंट के ऊपर बेस्ड होता है, बेसिकली विदाउट पास्ट डेटा, और वी कुड से विदाउट मच पास डेटा, राइट। जब ज्यादा पास डेटा नहीं रहता जब भी इसको यूज करते हैं, अन्यथा इसको यूज नहीं करेंगे। फिर हम लोग क्वांटिटेटिव में जाएंगे जहाँ पे पास डेटा होगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूटिव ओपिनियन ले सकते हैं, वही फटाफट से डिसीजन ले लेंगे। अपने आप से आप सोच के डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि पास डेटा नहीं है तो आप एक तरीके से अपनी जजमेंट पे फोरकास्ट कर सकते हो कि आज अगर ये चीज 100 रुपए की है, जैसे अगर मान लो मैं सोने के रेट की बात करूं, उसका पास डेटा है, फॉरकास्टिंग हो सकती है। बट अगर मेरे पास में पर्सनल जजमेंट है तो मैं वो भी तो यूज कर सकता हूँ। मैंने बोला आज 80,000 में सोना है, मेरा पर्सनल जजमेंट कहता है कल 85 में हो जाएगा। नाउ दिस इज नोन एज एग्जीक्यूटिव ओपिनियन। ठीक है, ये क्राइसिस रिस्पांस प्लानिंग में यूज होता है। जैसे मान लो आपकी कंपनी में क्राइसिस आ गए तो आप पास डेटा नहीं ढूंढते उस समय। क्राइसिस मतलब डाउनफॉल आ गया आपकी कंपनी का, आपकी कंपनी की किसी ने फंडिंग सेट कर दी, तो उस केस के अंदर बेटा आप ओपिनियन मतलब पर्सनल जजमेंट पे जाके काम को डन करेंगे और फॉरकास्ट करके चीजों को ठीक करेंगे। ठीक है, इसके बाद सेल्स फॉर कंपोजिट, मतलब ये सेल्स फोर्स का डेटा, ग्राउंड लेवल इंसाइट फ्रॉम सेल्स एजेंट फॉर रीजनल प्रोडक्ट स्पेसिफिक फॉर, है ना। एक एक प्रोडक्ट के बारे में हर एक बंदा बताता है कि भैया ये हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, ये वाला नहीं बिक रहा है, या इस पर्टिकुलर जगह में बिकता है, इस पर्टिकुलर जगह में नहीं बिकता। तो हम लोग उस हिसाब से फॉरकास्ट फिर आगे भी करते हैं। कंज्यूमर सर्वे भी वही मार्केट सर्वे ही हो गया। कंज्यूमर ड्रिवन डिमांड बाय एनालाइजिंग देयर इंटेंशन, उनकी इंटेंशन क्या है किसी चीज को खरीदने के लिए। जैसे मान लो मैंने फ्री सैंपल बांटे तो मैं ये देखूंगा बेटा कि फ्री सैंपल लोगों ने कितने एक्सेप्ट करे, कितने रिजेक्ट करे, और फ्री सैंपल के बाद उन्होंने रिव्यू क्या दिया। ये सब क्वालिटेटिव है, क्योंकि इसके अंदर ना हम लोग कोई हार्डकोर कैलकुलेशन नहीं कर रहे, मतलब स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है बेटा, आगे देखो डेफली मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये क्या होता है? एक्सपर्ट ओपिनियन होता है, मतलब आपकी कंपनी नहीं है, किसी मतलब ऐसा बोल सकते हो, एक्सपर्ट की खुद की कंपनी नहीं है, वो किसी और की कंपनी पर राय दे रहा है क्योंकि वो खुद एक्सपर्ट है। जैसे अमन गुप्ता हो गया, अमन गुप्ता हमारा बोर्ड का सीईओ है जैसे, तो वो हमारे लिए एक तरीके से एक्सपर्ट है। तो अब जब भी मैं कोई बिजनेस लॉन्च करूंगा जहाँ पे मैं कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ नई, तो कैटेगरी क्रिएशन में उसको एक्सपीरियंस है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो एक्सपर्ट है। वो एक्सपर्ट होने के नाते अपना ओपिनियन देगा विच इज इट सेल्फ अ फॉरकास्ट। जैसे वो मुझे बोलेगा कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तो ये एक फॉरकास्ट हुआ। ये कहाँ यूज होता है? फॉर लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट, है ना? ये नए प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए ही यूज होता है क्योंकि वहां पे कोई पास डेटा नहीं है, तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसको बोलते हैं डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, इंस्टीट्यूट बार बार एमसीक्यू पूछ रहा है। चलो, अब हमारा मेन जो काम है, मेजर जो काम है वो क्वांटिटेटिव है, क्योंकि क्वांटिटेटिव के आपको नंबर पेपर में मिलने वाले हैं और यहाँ पे आप हार्डकोर कैलकुलेशंस करने वाले हैं बेटा। बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल डेटा होता है, जहाँ पे आपके पास पास डेटा है वहां से आप फॉरकास्टिंग करना चालू करते हैं। इसमें सबसे पहले टाइम सीरीज है, मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग है, ट्रेंड प्रोजेक्शन है और रिग्रेशन एनालिसिस है और लीस्ट स्क्वायर मेथड है। तो मैंने सब अलग अलग करके आपके लिए लिखा है कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। टाइम सीरीज एनालिसिस मतलब जो सीजनल होता है उसको हम लोग टाइम सीरीज में एनालाइज करते हैं। जैसे एसी की डिमांड सीजनल है, एक सीजन रहती है दूसरे में नहीं रहती, तो आप टाइम सीरीज यूज करेंगे। मूविंग एवरेज कब यूज करेंगे? जब आपके पास स्टेबल ट्रेंड है, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है। जैसे एक चीज आज बिक रही है 10 यूनिट, तो कल वो 15 बिकेगी, ऐसा नहीं है आज 10 तो कल 100, नहीं, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, जब भी मूविंग एवरेज आप यूज कर पाएंगे। और ये शॉर्ट टर्म फोरकास्ट के लिए यूज होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सर हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एमसीक्यू में इंस्टीट्यूट पूछता है। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको ये सब चीजें पढ़ाऊं कि टाइम सीरीज एनालिसिस कहाँ यूज हो रहा है, मूविंग एवरेज कहाँ यूज होता है। एग्जाम्पल भी दे दिया, ग्रोसरी डिमांड। ग्रोसरी डिमांड का स्टेबल ट्रेंड रहता है, जैसे आटा का अगर आज डिमांड है तो कल को भी डिमांड उसका रहेगा ही रहेगा। और फेस्टिवल में भी आटा का डिमांड एकदम बढ़ नहीं जाएगा, शूट अप नहीं होता है उसका डिमांड स्टेबल ही रहता है। तो हम वहाँ पे मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म फोरकास्ट के लिए। शॉर्ट टर्म फोरकास्ट अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, एक वीक से लेके 2 महीने तक, क्योंकि मैंने बताया था एफएमसीजी सेक्टर, तो एफएमसीजी सेक्टर में आटा भी हमारा एक तरीके से पहुंच ही गया। आगे देखिए, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग आप कब यूज करोगे? जब आपके लिए रिसेंट डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिसेंट डेटा मतलब पुराने डेटा से ज्यादा रिसेंट डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे गैजेट के रूप में। जैसे मेरे लिए 10 साल पुराना डेटा कि मोबाइल फोन की सेल कितनी होती थी, वो आज रेलिवेंट नहीं है। मेरे लिए रेलिवेंट ये है, इवन दो 10 साल तो बहुत पुराना हो गया, अगर 12 महीने हैं एक साल में, तो मैं इसको क्वार्टर में बांटूंगा 4, Q1 Q2 Q3 और Q4। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा Q4 का होगा, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। तो जब आप इसको ऐसे बांट दोगे जहाँ पे आपको पता है कि डिमांड जो रिसेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है और पुराने वाला, उसके भी पुराने वाला डेटा इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, वहां पे आप एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग यूज करते हो। जैसे गैजेट या टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो आते हैं मोबाइल कंप्यूटर वगैरह में जो यूज होता है। ट्रेंड प्रोजेक्शन, जहां पे आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट पाथ एनालिसिस करना है, मतलब एक चीज कंसिस्टेंटली ग्रोथ कितना करेगी पर्टिकुलरली लॉन्गर पीरियड में, तो आप ट्रेंड प्रोजेक्शन करते हैं। इसको बोलते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में ईवी मार्केट एनालिसिस, कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जैसे अभी हमारा चल रहा है, तो ये ऐसे जाएगा, इसका ग्राफ की गिर भी सकती है फिर लेकिन ऊपर जाएगी। नाउ दिस इज नोन एज ट्रेंड प्रोजेक्शन। ट्रेंड का मतलब लोग उसको कितना परचेज करने वाले हैं। रेग्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। टाइम सीरीज, रेग्रेशन और लीस्ट स्क्वायर मेथड आपके लिए तीनों, मूविंग एवरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग अभी फाइनल में पूछ लिया गया, हालांकि फाइनल में भी इसका एक भी सम नहीं था इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, उसके बावजूद भी इन्होंने डाल के एक सम मेरे ख्याल से वर्कबुक वगैरह किसी में डाल के पूछ लिया। तो अब फाइनल में तो ये है, शायद इंटरमीडिएट के भी अभी जो नया हमारे पास मटेरियल आए कोई सा, तो उसमें क्वेश्चन हो, खैर तो नहीं है। जितने क्वेश्चन मॉड्यूल में रहेंगे वो तो मैं आपको करा ही रहा हूँ साथ बाय साथ ही, इसके बाद हम क्वेश्चन ही देखेंगे। कोई बाद में ऐड होता है तो मैं बाद में उसके लिए आपको एक सेपरेट लेसन प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, फोरकास्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिग्रेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है बेटा? जहाँ पे एक चीज दूसरी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो एक चीज हमारी इंडिपेंडेंट होती है, एक चीज डिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट चीज जो होती है वो डिपेंडेंट वाली चीज को ना बहुत ज्यादा फर्क डालती है। जैसे डिपेंडेंट तो इंडिपेंडेंट पे डिपेंडेंट है। मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन की सेल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है? लोगों की इनकम के ऊपर। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया लोगों की इनकम, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया मोबाइल फोन की सेल। तो आपको ये रिग्रेशन एनालिसिस में पता चलेगा। देखो, अभी ऊपर वाले जितने भी थे उन सब में एक ही एक था,
रिग्रेशन में बेटा दो चीजें होंगी, दो से ज्यादा होंगी, दो या दो से ज्यादा होंगी, ठीक है, दो या दो से ज्यादा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत हमको यहाँ तक नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको मेरी बातें सारी समझ में आ रही हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में शैम्पू सेल्स फॉरकास्ट, शैम्पू कितने बिकेंगे फ्यूचर में उसका फॉरकास्ट करना है सर, तो रेगुलेशन एनालिसिस करेंगे, क्योंकि शैम्पू सेल तो बेसिकली फाइनेंस के अंदर ना सबसे ज्यादा एप्लीकेबल रेगुलेशन ही होता है, सबसे ज्यादा एप्लीकेबल फाइनेंस में रेगुलेशन होता है। उसके बाद टाइम सीरीज, मूविंग एवरेज, ट्रेंड एनालिसिस और प्रोजेक्शन, ये सब भी होता है, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग भी होता है, बट रेगुलेशन इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने ये मेरे ख्याल से शुरू के लेवल में भी पढ़ा है, बीकॉम में भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है इसको, तो इट वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीस्ट स्क्वायर मेथड हमारा क्या है, जहां पे कंसिस्टेंट ट्रेंड है इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड, जैसे एक चीज या तो ऊपर ही चले जा रही है या तो नीचे ही चली जा रही है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लीस्ट स्क्वायर मेथड लगाएंगे। जैसे बल्ब मैन्युफैक्चरिंग, अब बल्ब की सेल या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, एक जगह जाएगी, ठीक है सर। इसमें और ट्रेंड प्रोजेक्शन में क्या फर्क है बेटा, ये लॉन्ग टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म होना जरूरी नहीं है, इसमें कंसिस्टेंट ट्रेंड होता है चाहे एक साल का ही। चलो, इतनी बातें हमारी हमारी हो गई। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा रेग्रेशन एनालिसिस। रेग्रेशन एनालिसिस हमको अभी करना है, मैंने आपको ऊपर भी समझाया, अभी मैं दोबारा समझाता हूँ कि क्या होता है। एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो डिटरमाइन करने में यूज होता है रिलेशनशिप दो या उससे ज्यादा वेरिएबल में, जिसमें से एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा और बाकी सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो एक डिपेंडेंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाई, और एक इंडिपेंडेंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल जो y रहेगा ना, उसको फॉरकास्ट करना रहता है। जैसे सेल्स है, तो सेल्स अगर हमारा y है तो मतलब हमें इसको ही फॉरकास्ट करना है आगे, बेस्ड ऑन व्हाट, कंज्यूमर की इनकम। तो कंज्यूमर की इनकम मेरे लिए क्या हो गया, x हो गया, तो x इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ऑलवेज शोन एज x। हमारे पास खाली सिलेबस में लीनियर रिग्रेशन ही है, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन मतलब जहां पर खाली दो ही चीज होंगे, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मल्टी फैक्टर या मल्टी वेरिएबल हमारे पास मॉडल इसमें नहीं है, ठीक है जी। तो हमारे पास खाली सिंपल रेगुलेशन मॉडल ही है, जिसको आपको बढ़िया तरीके में समझा दूंगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में बेटा आ जाए, ठीक है। देखो, इसकी इक्वेशन रहती है एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन आपको पता रहता होगा, जिसके अंदर कोई भी पावर नहीं रहती है, सिंपल सिंपल टर्म्स रहती हैं। तो ये है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अभी मैंने अभी आपको बताया कि भाई y का मतलब क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम लोग बेटा फॉरकास्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैं फॉरकास्ट करना चाहता हूँ y को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन मीट करनी पड़ेगी जिसको मैं बोलूंगा a प्लस बी एक्स। एक्स तो आपको पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे a और b कहाँ से आ गया, देखिए ए का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब बेटा जहां पे y की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, जैसे मैंने आपको बोला, क्या बोला बेटा, मैंने बोला y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये बोला मैंने आपको। अब मान लो मेरे पास सेल 100 रुपए की है, ठीक है। तो इसका इंटरसेप्ट क्या होगा बेटा, इंटरसेप्ट का मतलब जहां पे मैं x को 0 रख दूं, तो अगर कंज्यूमर की इनकम बेटा 0 हो जाती है, अगर कंज्यूमर की इनकम 0 हो जाती है, तो मेरे पास में वैल्यू a की क्या होगी। तो सपोज करो अगर कंज्यूमर की इनकम 0 हो जाती है, तो हम लोग बोलते हैं कि भैया वो कुछ ना कुछ चीज तो खरीदेगा ही ना। इनकम 0 होने के बावजूद भी एक कंज्यूमर कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करता ही है। सपोज करो उसने यहाँ पे कंज्यूम कर लिया 20, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ए की वैल्यू आ गई 20। अब यहाँ पे हमारे पास बी क्या है, बी है स्लोप, मतलब डेल्टा वाई, एक सेकेंड, हमारा डेल्टा वाई का मतलब बेटा क्या है, चेंज इन वाई व्हेन चेंज इन यूनिट इन एक्स, मतलब वाई में कितना फर्क आएगा अगर एक्स में फर्क आता है, तो पर यूनिट बेसिस के ऊपर स्लोप निकाला जाता है। तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की बात कर रहे हैं, तो मान लो स्लोप ऐसा है यहाँ पे कि अगर y में चेंज आता है एक का, तो x में चेंज आता है 1.5 का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.5, ठीक है। x मान लेते हैं यहाँ पे कि कंज्यूमर की इनकम 80 रुपए है, तो मेरा यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉरकास्टिंग जैसा बैठेगा, वो कैसा बैठेगा, तो y की जो वैल्यू है अब वो कितनी आ जाएगी सर, 20 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 80, राइट। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो 120। तो मतलब मैं अभी ये बोल सकता हूँ कि मेरी सेल आने वाले समय में कितनी होगी बेटा, 140 रुपए, जो कि अभी 100 है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। अगर आपको ये बात मेरी समझ में नहीं आई, तो आपको इतनी टेक्नोलॉजी में घुसना ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर आपको ये स्लोप वगैरह समझ में आता है, इंटरसेप्ट समझ में आता है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आपको याद रखना है कि बी बोले तो स्लोप होता है, ए बोले तो इंटरसेप्ट होता है। नहीं याद रखना बहुत है, क्योंकि ए और बी का हमारे पास आगे जाके फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लगा के ए और बी निकलेगा।
इस वजह से कि आपको पता है या नहीं पता उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या है। इन डेप्थ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको पेपर के अंदर एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने हैं, राइट। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ए बोले तो इंटरसेप्ट, बी बोले तो स्लोप। इंस्टीट्यूट भी इसको भर भर के समझाता है कि भैया स्लोप मतलब ये, इंटरसेप्ट मतलब ये, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो। फिर पेपर में वही खुद दो क्वेश्चन पूछ लेता है जहाँ पे ए और बी निकालना है हमारा, मेन क्वेश्चन तो बेटा वही बनना है, तो आप उसी पे फोकस कीजिए। आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप देखेंगे और फटाफट लगाएंगे और काम को खत्म करेंगे। देखिए हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास स्टेप नंबर 1 क्या है ये। सबसे पहले आपको बी निकालना पड़ेगा। सर यो का लिख दियो, अरे भैया यो ही है जो है। देखिए हमारे पास एक चीज x है और एक चीज y है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x और y को मल्टीप्लाई करके उनका सिग्मा निकालना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके मतलब सर अगर मेरी सेल्स 10 है और मेरी कंज्यूमर की इनकम 5 है, तो मेरा आ गया यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 50। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, तो ये 50 इस तरह आएगा। फिर मैं माइनस करूंगा सिग्मा x और सिग्मा y का मल्टीप्लाई करके, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसा करूंगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे एक ही सीरीज था ना तो तुम्हें सेम लग रहा है, अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा। बट ये बच्चे ना फॉर्मूला में गड़बड़ करते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला बेटा याद रखना है कि फॉर्मूला बेटा ऐसा है कि एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई, ऐसा फॉर्मूला है ये। और आपको मल्टीप्लाई करना है इसको एन से। एन क्या होता है सर? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन गिवन डेटा सेट। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप इसको डिवाइड करेंगे सर, किससे डिवाइड करेंगे? एन लेंगे यहाँ पे भी, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इट इज होल स्क्वायर हियर। ठीक है, अच्छा। अब बहुत सारे टीचर क्या कराते हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। वो कराते हैं बेटा डेरिवेशन की, फॉर्मूला बना कैसे, ये है और वो नहीं भाई नहीं, हमको वो नहीं करना है ना अभी, ना फाइनल में, ना कभी भी। यू मस्ट अंडरस्टैंड योर रोल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप भी ये बात जानते हैं, मैं भी ये बात जानता हूँ, एआई का जमाना है, इस फॉर्मूला की भी कोई वैल्यू नहीं है, डेरिवेशन की भी कोई वैल्यू नहीं है। दीज ऑल थिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। बहुत समय से होता हुआ आ रहा है। आपको जो आना चाहिए, जो आपको स्किल आनी चाहिए, वो ये है कि फॉरकास्टिंग क्यों कर रही है, वो मैंने आपको समझाया। फॉरकास्टिंग कैसे हो रही है वो आपको आना चाहिए, बस काम खत्म। ये स्टैटिस्टिकल टूल है, हम स्टैट्स नहीं पढ़ रहे हैं, हमको उसका टूल और एप्लीकेशन सीखना है फाइनेंस में। दैट्स ऑल व्हाट वी हैव टू डू। आप कल को काम भी करने जाएंगे ना तो कोसेंगे मुझे कि यार आपने डेरिवेशन के ऊपर 1 घंटे का लेक्चर लगा दिया, मेरे तो किसी काम नहीं आया और आएगा भी नहीं। हमको खाली फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला आप कैसे याद रखते हैं, बस इसी का सारा गेम है। तो फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे भैया, एक्स वाई, एक्स और वाई ये भी याद रखेंगे कि अलग अलग है और यहाँ पे एक साथ है। डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ये याद रखना है। और एन ऊपर भी है और नीचे भी है। ठीक है जी। इसके बाद जब आपके पास बी निकल जाएगा तो फिर आपके पास ए निकालने का मौका आएगा। ए कैसे निकालेंगे, सिग्मा वाई माइनस बी जो आपने यहाँ पे निकाला बी मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। तो आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा लॉजिक में अगर आपको बताना चाहूँ तो ये है कि जब आप बी निकालते हैं, मैंने अभी आपको बताया बी का मतलब क्या है, स्लोप। तो यहाँ पे डेल्टा वाई हम लोग ले रहे हैं, तो डेल्टा वाई इससे ही आ रहा है, इससे डेल्टा वाई आ रहा है। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक्स में कितना बदलाव आया, तो एक्स में इससे बदलाव आ रहा है। देखो नीचे हमने जो टर्म्स ली है वो खाली एक्स की हैं, तो हमें x का बदलाव पता चलेगा। ऊपर हमको पता चलेगा y का बदलाव, क्योंकि एक्स वाई और x और y अलग अलग, तो हमें यहाँ पे बदलाव पता चलेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, एक ही बात करते हैं, तो इंटरसेप्ट जहाँ पे y क्या होगा, जहाँ पे x 0 हो, तो हमें यहाँ पे ना यही करना है। देखिए हम क्या करेंगे, सिग्मा y लेंगे, सिग्मा x लेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने यहाँ निकाला और डिवाइड करेंगे n से। या आप ऐसा कर सकते हो कि y का मीन और x का मीन निकाल के और b को मल्टीप्लाई कर दो x के मीन से और दोनों को माइनस कर दो, तो वो भी आ जाएगा। लेकिन इसमें झंझट ज्यादा है, क्योंकि पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, फिर मीन के बाद आप कुछ कर पाओगे। यहाँ पे आपके सिंगल स्टेप में सारा काम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे क्या है, स्टेप 2 में क्या होगा, जो भी आपने ए और बी की वैल्यू निकाली उसे इक्वेशन में पुट कर दो, फिट कर दो, काम आपका खत्म हो जाएगा। डन, कुछ डन एंड डस्टेड, कुछ ज्यादा इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 1 पे कूदते हैं, फटाफट से करते हैं इस क्वेश्चन को। आपके लिए मैंने क्वेश्चन लिया है इंस्टीट्यूट के मॉडल से। ठीक है जी, An investigation into the demand for color TV set in 5 towns has resulted in the following data। ठीक है जी, 5 टाउन में ये डेटा हमारे पास में आया है। ठीक है, ये हमारे काम की चीज नहीं है वैसे। आगे देखो एक्स और वाई यहाँ पे हमें यही रखा है कि डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है। अब पॉपुलेशन और टीवी सेट, अब देखो चाहे आपको डिपेंडेंट याद रहे कि वाई होता है और एक्स
इंडिपेंडेंट रहता है या ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन आपका फिर भी ठीक ही जाएगा अगर आपको फॉर्मूला याद है। यही मैं ऊपर भी बोल रहा था आपको। तो आपको वैसे तो अभी तो याद रहेगा ही कि एक्स हमारा इंडिपेंडेंट होता है। देखो मैंने आपको बताया ना एक्स इंडिपेंडेंट है, तो इसमें आप थोड़ा समझ भी लो, पहला क्वेश्चन है, क्योंकि ये पॉपुलेशन तो बेटा इंडिपेंडेंट है, मतलब पॉपुलेशन नंबर ऑफ पीपल जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब ये अपने आप में चलते हैं। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लोग डिमांड करेंगे टीवी सेट की, क्योंकि पॉपुलेशन में से ही लोग निकल के आएंगे और इसी पॉपुलेशन में से लोग मोबाइल की डिमांड भी करेंगे, इसलिए इंडिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट है। और इसके ऊपर डिपेंडेंट काफी सारे होंगे, जैसे मोबाइल फोन की डिमांड, टीवी सेट की डिमांड, मोबाइल फोन हो गया, और बाइक की डिमांड, कार की डिमांड, तो सब कुछ डिपेंडेंट होगा इस इंडिपेंडेंट फैक्टर के ऊपर, एक के ऊपर, इसलिए हम लोग इसके यहाँ पे एक्स बोल रहे हैं और वाई। इंस्टीट्यूट आपको हमेशा ये एक्स और वाई करके देगा, नहीं देगा तो आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है जहां पे खुद दिमाग लगाना पड़ेगी, व्हाट इज एक्स व्हाट इज वाई, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये आपको गिवन होगा ही होगा। फिर लीनियर रिग्रेशन बोल दिया, लीनियर रिग्रेशन बनाओ, वाई ऑन एक्स, जो भी बोले उससे आगे आपको मतलब नहीं है, लीनियर रिग्रेशन आगे तो जो मैंने आपको पढ़ाया वही आपको करना है। ये पूछा हुआ है कि अगर पॉपुलेशन 10 लाख हो जाए और 20 लाख हो जाए तो क्या डिमांड रहने वाली है। अभी देखो पॉपुलेशन कितनी है, 5 7 8 11 14, इसने पूछा 10 और 20 में क्या डिमांड रहेगी, फॉरकास्ट करके आप हमें बता दो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता है स्टेप्स, फटाफट से हम लोग उसे फॉलो करेंगे। भाई ए का फॉर्मूला ये है, बी का फॉर्मूला ये है, हमारे पास इक्वेशन ये रहती है। हम सबसे पहले वर्किंग टेबल बनाएंगे, हमें सबसे पहले क्या चाहिए सर, सिग्मा एक्स वाई चाहिए, फिर एक्स और वाई का सिग्मा चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, और मुझे जो जो चीजें चाहिए वो चीजें मैं यहाँ पे टेबल पे निकाल लेता हूँ। सबसे पहले मुझे एक्स वाई चाहिए, तो मैं एक्स और वाई निकाल लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 और 9 को मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे निकाला एक्स और वाई, ठीक है, 5 और 9 को मल्टीप्लाई करके मैंने निकाला एक्स और वाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तुमको। अच्छा अगर है भी तो तुम मुझे बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है जी, तो यहाँ पे तो मैंने ये पूरा सॉल्व करके ही आपको दिया हुआ है, आप समझ लेना साथ साथ ही मेरे। एक्स और वाई हमने निकाला यहाँ पे, सबसे पहले सिंपल हमने एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करी, दोनों ही चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन था। 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45, 7 मल्टीप्लाई बाय 13 91, 8 मल्टीप्लाई बाय 11 88, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो हमारा एक्स वाई तो हो गया। ठीक है, इसके बाद हमको चाहिए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, ये भी और इसका जोड़ चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा हमारा ये हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा कितना आया सर, हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर आया 455। ठीक है, तो आपको ना ये वर्किंग टेबल बेटा बनानी ही बनानी है, सबसे पहले वर्किंग टेबल आपको जाते ही बना लेनी है। इसमें याद रखना है एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई और एक्स वाई, ये आपको निकालना ही निकालना। बस ये चार चीजें आपको इस टेबल में रखनी है, जिसमें से दो क्वेश्चन में होंगी, दो आपको निकालना है, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई, टू बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए रहेगा सर, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो देखो सिग्मा एक्स मेरे पास 45 है और सिग्मा वाई मेरे पास 67 है, तो सिग्मा एक्स लिख लेता हूँ 45 और सिग्मा वाई लिख लेता हूँ 67। इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई बाद में करना है। सिग्मा एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर मैं लिख ही चुका हूँ, और मुझे चाहिए सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, मतलब देखो सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर का मतलब, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 45 का होल स्क्वायर बेटा। एक सिग्मा एक्स स्क्वायर है जो 455 है, और एक सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है विच इज 45 का स्क्वायर। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी देखनी है। अब फटाफट पुट कर देंगे फॉर्मूला में। देखो फॉर्मूला हमारा क्या था बेटा, पहले एक्स और वाई चाहिए, तो एक्स और वाई हमारा क्या आया सर, एक्स और वाई हमारा आया यहाँ पे, एक्स और वाई सिग्मा तो मैंने लिखा नहीं, सिग्मा एक्स और वाई हमारा कितना आया सर 655। तो हम लोग यहाँ पे 655 लिखेंगे। सर एन कितना आया बेटा, एन हमारा 5 आया यहाँ पे। सर 5 कैसे आया, आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करनी है ऐसे ऐसे जब डिस्क्रीट सीरीज होती है। ये डिस्क्रीट सीरीज है जहाँ पे रेंज नहीं गिवन होती है आपको, तो ये डिस्क्रीट सीरीज है, तो यहाँ पे एन आपका जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है उंगलियों पे वही एन रहता है। अगर ये आपका ऐसा रहता है रेंज वाला जैसे 10 से 20, तो फिर हम लोग बेटा अलग तरीके से एन निकालते, या अगर इसमें फ्रिक्वेंसी होता तो अलग तरीके से एन निकालते, बट हमें उतना एडवांस नहीं जाना। हमारा ज्यादातर केसेस के अंदर एन जो होगा वो उंगलियों पे गिन के ही आ जाएगा। ठीक है, गॉट माई पॉइंट, यस सर। देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, मैं यहाँ पे आपको दोबारा फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने लिखा एन 5, एक्स और वाई मैंने यहाँ पे लिख ही लिया था 655। आपको पेपर में भी ऐसे ही करना है बेटा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो अलग से नहीं लिखते, टेबल ही देखते रहते हैं बार बार। वो आपको टेबल बार बार देखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे रफ में लिख लेना, टाइम बचेगा, बिलीव मी बचेगा। अच्छा माइनस हमको करना है, सिग्मा एक्स का मल्टीप्लाई करना है वाई से। तो देखो 45 मल्टीप्लाई बाय 67, आपको इसको माइनस करना है इससे। ठीक है, चलो नीचे क्या आएगा हमारे पास बेटा, अगेन 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर लेना है अभी। ठीक है, एक्स स्क्वायर हमारा 455 था,
माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मतलब 45 का होल स्क्वायर। देखेंगे तो हमने यहाँ पे भी यही काम किया है। ठीक है, अब जब हमने ये काम कर लिया बेटा, ये वाला काम, तो हमारे पास ऊपर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 260 आएगा, नीचे 250 आएगा। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है ना, बच्चे यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो बहुत बार गलत आता है, तो मैं इसको आपको सॉल्व भी करा देता हूँ कि ये सॉल्व कैसे होगा। इसमें भी एक स्टाफ होता है, बॉड मास वगैरह आपका सब कुछ यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। स्टेट्स में बॉड मास बहुत जरूरी है। आप क्या करेंगे, पहले 45 को 67 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर दूसरे तरीके से भी तो यही आता। भाई आता, लेकिन मैं कुछ बता रहा हूँ तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आता तो आता, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ तो आप वो मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे तो आपका ही फायदा होगा बेटा। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको क्या करना है। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे भाई, हमें मल्टीप्लाई करनी, कहाँ गया क्वेश्चन जी, हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी है 45 और 67 की। तो ये आ गया हमारे पास 45 67 की मल्टीप्लाई करके 3017। ठीक है, इसके बाद 5 की मल्टीप्लाई आप 655 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3, आपके पास आ जाएगा 3275। राइट, इन दोनों को आपको मैनेज करना है। तो आपके पास आ जाएगा निकल करके, एक मिनट सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी ना, 45 मल्टीप्लाई बाय 67 आप करेंगे तो आपके पास आएगा 3015। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 655 है, सॉरी मैंने गलत ले लिया। तो 3250 माइनस 3015 आपके पास आएगा 260 बेटा। ठीक है, तो ऊपर वाला 260 इस तरह आया। तो आपको ना ये अलग अलग ही करना है, एक साथ करने की कोशिश करते हैं बच्चे। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 655 माइनस 45 मल्टीप्लाई बाय 67, तो देखो क्या आएगा ये, ऐसे नहीं करना। ठीक है, बस ये मैं बताना चाहता हूँ। अब डिवीजन में क्या है हमारे पास में, डिवीजन में भी हमारे पास कुछ इसी तरह ही है, तो आपको दोनों को अलग अलग करना है एक साथ। 45 का पहले स्क्वायर निकाल लो, 2025 माइनस इसमें से हमें करना है 5 मल्टीप्लाई बाय 455, तो 2275 माइनस 2025, तो हमारे पास हो गया 250, 250। तो अब आपने देखा b कितना है आपके पास में 1.04। इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमारे पास में एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 से बढ़ता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल 1.04 से बढ़ जाता है। ये इन दोनों का रिलेशन हो गया, स्लोप हो गया। अच्छा, इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास बेटा क्या था, इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सरल था, सिग्मा वाई माइनस बी, सिग्मा वाई ले लिया माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ये आ गया 46.08, सॉरी 46.8 आ गया माइनस 67, आपका क्या 20.2, 20.2 डिवाइड बाय 5 करें तो 4.04 आपका आ गया ए। अब फटाफट से बस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे हमारे पास पॉपुलेशन 10 लाख होती है तो मैं इसको लिख दूंगा y10। ठीक है, तो इक्वल क्या रहेगा, इक्वेशन आपको याद ही रहेगी, इक्वेशन आपको याद रखनी भी है, a प्लस बी एक्स। तो a मेरा कितना हो गया सर 4.04 हो गया, b मेरे पास ये हो गया, x मेरे को 10 लाख लेना, क्वेश्चन नहीं बोला है, तो डिमांड मेरे पास फोरकास्ट हो गया 14.44 लाख। सर लैख में कैसे आया, क्योंकि ये लैख में था तो बाकी सब कुछ भी लैख में ही पहुंच गया। अच्छा, अगर पॉपुलेशन मेरी 20 लाख हो जाती है तो क्या होगा सर, ये दोनों तो सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे 10 की जगह पे 20 आ जाएगा। तो ये चीज जो है हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बहुत बच्चे सोचते हैं कि यहाँ से 2x ही तो हो रहा है, ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल दे क्या, नहीं सर 2x नहीं करना आपने, यहाँ पे 2x खाली इस चीज का हो रहा है। देखो ये चीज तो कॉमन है दोनों में, तो 2x अगर आप कर दोगे पूरे से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे 14.44 की मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे कर दूं 2 से, तो भाई ये हो जाएगा 28.88, जो कि मैंने पूरे की कर दी, मतलब ये भी डबल हो गया, मुझे इसको तो डबल करना ही नहीं था, खाली इसको डबल करना। तो आप ये जरूर कर सकते हैं 1.04 मल्टीप्लाई बाय 10, उसको 2 कर लीजिए तो ये हो गया 20.8, 20.8 प्लस 4.4 तो ऐसे ही रहेगा 4.04, तो 4.04 ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 24.84 लाख। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन भी डन हो गया। आशा करता हूँ आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं रही होगी, समझ में सब चीजें मेरी आ गई होंगी। हमने अभी रेग्रेशन खत्म किया है, रेग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक है तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं है तो हम लोग फिर अब आगे के अपना काम करेंगे विच इज टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस भी हमको करना है, उसके हम लोग 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम सीरीज थोड़ा सा अलग है, और टाइम सीरीज खत्म होते ही हमारे पास क्वेश्चंस भी खत्म हो जाएंगे, और हमारा ये वाला जो चैप्टर है डिमांड फॉरकास्टिंग वो भी ओवर हो जाएगा। ठीक है, एट द हैंड हमारे पास जितने मॉडल में क्वेश्चन है वो मैंने आपको सारे निपटवा दिए होंगे। अच्छा, इसके अलावा रिग्रेशन का एक क्वेश्चन और आपके बुक के अंदर है, वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, वो हो जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो ऐसे ही है। लेकिन एक बात याद रखना, जो इंस्टीट्यूट के मॉडल के अंदर तरीका दिया वो निहात बेहद, क्या बोलूँ मैं, बहुत बेकार है। उस तरीके से अगर आप करने जाएंगे तो आपको बहुत ही लंबा तरीका है, तो
और उससे करने जाएंगे तो आपको ना कंफ्यूजन ज्यादा होगी और चीजें कम समझ में आएंगी। और ये तरीका आप देखेंगे तो इसके अंदर तो बहुत कम ही स्टेप में, 2 ही स्टेप में आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये मीन वाली बात बता रहा था कि अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी लगाते हैं ना, y बार माइनस बी एक्स बार, तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा भाई। y बार का फॉर्मूला क्या होता है, y बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा y डिवाइड बाय n। तो 67 डिवाइड बाय आपको n करना पड़ेगा पहले, विच इज 5, तो आपके पास 13.4 आ जाएगा। तो एक स्टेप बढ़ जाएगा ना, इसलिए हम लोग वहां नहीं गए। अच्छा, वहां से करते हैं तो भी आंसर सेम ही आता, डिफरेंट नहीं आता, फिर भी आंसर फिर भी सेम ही आता। ठीक है, चलो ये डन मैंने आपको करा ही दिया आज।